विश्वामित्र के साथ वन यात्रा पूर्ण होने पर राम और लक्ष्मण मिथिला की ओर बढ़े, जहां नियति ने अगली परीक्षा उनके लिए शांत रूप से रखी थी। मिथिला कोई साधारण नगरी नहीं थी। वो ज्ञान, तप और शासन के संतुलन से निर्मित एक आदर्श व्यवस्था का सजीव उदाहरण थी। राजा जनक स्वयं को शासक नहीं, सेवक मानते थे, इसलिए मिथिला में वैभव से अधिक विवेक और न्याय का मान था। मिथिला का जीवन दिखावे से दूर था, जहां निर्णय शांति से लिए जाते और शक्ति का प्रयोग अंतिम विकल्प माना जाता था। इसी नगर में शिव धनुष सुरक्षित था, जो केवल बल से नहीं, चरित्र और संतुलन से साधा जा सकता था। शिव धनुष एक अस्त्र नहीं, मर्यादा की कसौटी था, जो योग्य पुरुष के आचरण और धैर्य की परीक्षा लेता था। सीता केवल राजकुमारी नहीं थी, वे धैर्य, करुणा और आत्मबल का ऐसा स्वरूप थीं जिनका जीवन धर्म से जुड़ा था। जनक की प्रतिज्ञा स्पष्ट थी, वही पुरुष सीता का हाथ थामेगा जो शिव धनुष को उठाकर साध सके। अनेक राजा और वीर मिथिला पहुंचे, पर धनुष को देखकर ही उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा, क्योंकि विवेक के बिना बल असहाय था। कुछ ने प्रयास किया, कुछ ने गर्व दिखाया, पर धनुष ने सभी को यह सिखाया कि शक्ति बिना संतुलन के व्यर्थ होती है। राम ने प्रतियोगिता को विजय का साधन नहीं, गुरु की आज्ञा और धर्म की प्रक्रिया के रूप में देखा। विश्वामित्र की अनुमति से राम आगे बढ़े। उनके मन में न अहंकार था, न भय, केवल स्पष्टता और शांति थी। राम ने धनुष उठाने से पहले उसे समझा, क्योंकि वे जानते थे कि शक्ति से पहले उद्देश्य का संतुलन आवश्यक है। जैसे ही राम ने धनुष को साधा, वह टूट गया। यह धातु का टूटना नहीं, युग परिवर्तन का संकेत था। धनुष भंग होते ही मिथिला में मौन छा गया, फिर वही मौन श्रद्धा और विस्मय में बदलता चला गया। राजा जनक ने उसी क्षण समझ लिया कि सीता के जीवन और धर्म के लिए यही पुरुष नियत है। सीता ने राम को विजेता नहीं, अपने जीवन का स्वाभाविक पथ मानकर शांत स्वीकार किया। ये विवाह दो व्यक्तियों का नहीं, मर्यादा और करुणा के संतुलित मिलन का उत्सव था। मिथिला में उत्सव हुआ, पर उसमें शोर नहीं, बल्कि शांति और संतुलन की गहरी अनुभूति व्याप्त थी। राम और सीता का संबंध आकर्षण से नहीं, कर्तव्य और परस्पर सम्मान से निर्मित हुआ। इस घटना ने सिद्ध किया कि धर्म की विजय शोर से नहीं, सहजता और संतुलन से प्रकट होती है। राम ने यहां सीखा कि नेतृत्व शक्ति दिखाने से नहीं, जिम्मेदारी स्वीकार करने से स्थापित होता है। जनक ने भी जाना कि सच्चा उत्तराधिकारी वही है जो धर्म को बोझ नहीं, स्वभाव मानता है। मिथिला की प्रजा ने राम में ऐसा स्थैर्य देखा जो संकट में भी मार्ग दिखा सकता था। लक्ष्मण ने इस क्षण में समझा कि राम का मार्ग अब केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक और राष्ट्रीय स्वरूप लेने लगा था। विवाह के बाद भी राम का स्वभाव सरल रहा, जिससे स्पष्ट हुआ कि महानता आचरण से आती है, पद से नहीं। मिथिला से अयोध्या की यात्रा आरंभ हुई, पर राम भीतर से पहले जैसे नहीं रहे थे। इस यात्रा ने राम को पति के साथ साथ भविष्य के राजा के रूप में भी गढ़ना शुरू किया। सीता ने भी समझा कि उनका जीवन सुख से अधिक कर्तव्य की साझेदारी है। यह मिलन दो आत्माओं का नहीं, दो मर्यादाओं के संतुलित संयोग था। मिथिला ने राम को केवल सम्मान नहीं दिया, उन्हें उत्तरदायित्व का दर्पण भी दिखाया। राम ने सीखा कि प्रेम में भी अनुशासन और धर्म का स्थान सर्वोपरि होता है। जनक का त्याग राम के लिए शिक्षा बना कि शासन वैभव से नहीं, विवेक से चलता है। इस अध्याय में शक्ति ने मौन रहकर अपना अर्थ प्रकट किया, बिना किसी प्रदर्शन के। राम का व्यक्तित्व और अधिक स्थिर हुआ, क्योंकि अब निर्णय केवल स्वयं के लिए नहीं थे। सीता का साथ राम के मार्ग को और संतुलित बनाने वाला सिद्ध हुआ। मिथिला की यह घटना भविष्य की चुनौतियों के लिए राम को मानसिक रूप से तैयार कर चुकी थी। यहां से राम का जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक और राष्ट्रीय स्वरूप लेने लगा था। धनुष का भंग होना धर्म के नए चरण का उद्घोष था। यह अध्याय सिखाता है कि योग्यता स्वयं बोलती है, उसे प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। राम और सीता का मिलन धर्म की निरंतरता का प्रतीक बन गया। और इसी के साथ रामायण का चौथा अध्याय मर्यादा, संतुलन और उत्तरदायित्व की स्पष्ट स्थापना के साथ पूर्ण होता है।